कहानी का नाम मुखौटे के अंदर। काफी देर से रसोई घर के दरवाजे से मैं मिसेस रेड्डी को रोटी बनाते हुए देख रही थी। वे बार बार रोटी बेल कर पतली रोटी बेलने की कोशिश में रोटी बेलती और फिर बिगाड़ देती। हर बार आटा बेलन पर चिपक जाता था। झुंझलाकर उन्होंने मोटी सी रोटी तवे पर सेकने के लिए डाल दी तो मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई। क्यों भाभी जी, रोटी बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, मैंने हंसकर कहा। अय्यो, आप इधर कब से खड़ी हैं? आइए बैठिए। देखिए ना, इतनी देर से रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन हर बार भारत का नक्शा बन जाता है। वे खिलखिला के हंस पड़ी। उनके हाथ में से बेलन लेकर मैंने कहा, लाइए मैं रोटी बना देती हूँ। मेरी रोटी फूलते देखकर वे खुश हो गई थी। क्या करें, हमसे तो रोटी नहीं फूलता। डॉक्टर ने डोसा, पराठा, उत्पम सब खाने से मना किया है। नर्सिंग होम में तो रोटी मिलती थी खाने में। घर में आकर हमको रोटी बनाना सबसे कठिन काम लगता है। आप फिक्र मत कीजिए, भाई साहब के लिए रोज गरम गरम रोटियां मैं बना दिया करूंगी। और फिर काफी दिनों तक मैंने गरम रोटियां रेड्डी साहब के घर पहुंचाई। रेड्डी साहब का घर पास ही था, इसलिए मुझे कोई परेशानी भी नहीं थी। क्या रोटियां बनाती हैं आप? समय की पाबंदी से। घड़ी 12:30 बजाना चाहे भूल जाए, लेकिन आपकी रोटी पहुंचाने का समय कभी नहीं बदलता। रेड्डी भाई साहब के चेहरे पर संतुष्टि देखकर मुझे खुशी की अनुभूति हुई। जिस दिन शेखर ने रेड्डी साहब के दिल का दौरा पड़ने की खबर घर आकर सुनाई थी, मुझे अपने पिताजी याद आ गए थे। वे भी तड़पे होंगे मेरे लिए ऐसे ही, और मैं नहीं पहुंच सकी थी। उन दिनों पटना में बाढ़ आई हुई थी। हम लोग पूरी तरह सुरक्षित थे, फिर भी घर की कोई खबर हमें नहीं मिल पाती थी। उन्हीं दिनों पिताजी चल बसे थे। ठीक यही हाल आजकल दिल्ली में है। इतनी हिंसा भड़की है कि कहीं से कोई खबर मिलना मुश्किल है। रेड्डी साहब के बच्चे दिल्ली में हॉस्टल में रहते हैं। बूढ़ी माँ मोतियाबिंद की वजह से देख नहीं पाती, इसीलिए उन्हें मद्रास में खबर नहीं दी। बेकार में परेशान होंगी। रेड्डी साहब हमारे पड़ोसी हैं, रिटायर होने में कुछ महीने ही बाकी हैं, इसलिए ज्यादातर छुट्टी लेकर ताश पार्टियों में समय व्यतीत करते हैं। हर वक्त उनके यहाँ जमघट लगा रहता है, लेकिन जब से उन्हें दिल का दौरा पड़ा है तब से लोगों का आना जाना कम होने लगा है। हाँ, पड़ोसी होने के नाते हम लोगों ने रेड्डी साहब की दवा, फल, नर्सिंग होम लाने पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी ले ली थी। कई कई बार शेखर नर्सिंग होम का चक्कर लगाते हैं। मिसेस रेड्डी को मैं हिम्मत बना दी कि हम लोगों के रहते वे बिल्कुल फिक्र ना करें। मिसेस रेड्डी का मेरे व्यवहार पर आश्चर्यचकित होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि हम लोगों का घर कभी ताश या किसी किटी पार्टी में आना जाना था ही नहीं। हमारा मिलना जुलना होली दिवाली तक ही सीमित था। रेड्डी साहब की तबीयत पहले से काफ़ी सुधर गई तो लोगों ने फिर उनके घर मज मजमा लगाना शुरू कर दिया था। रात के 12 बजे तक ताश की मंडली जमने लगी थी। चाय कॉफ़ी का दौर फिर पहले की तरह शुरू हो गया तो हम लोगों का आना जाना कम हो गया। उस दिन मेरी गैस खत्म हो गई थी। सोचा कि मिसेस रेड्डी के पास तो 2-3 सिलेंडर हैं, अलग से रखे रहते हैं, और 2 दिन पहले ही उनकी नई गैस भी आई थी। उनसे सिलेंडर मांग लूं, 1-2 दिन में मेरी आ जाएगी तो वापस कर दूंगी। हालांकि कुछ भी ना मांगने का मेरा उसूल मेरे पैर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। फिर भी हिम्मत कर ली मैंने। मिसेस रेड्डी के ड्राइंग रूम के बाहर मेरे पैर ढिटक कर रह गए। अरे, वो रोटियां तो मैं कुत्ते को फेंक देती या करती थी, और बदले में इडली और सांभर खूब भेजा करती थी। मिसेस रेड्डी की आवाज ने मेरे कदम शिथिल कर दिए थे। अंदर से आती आवाजें मेरे कानों में गर्म सिसर उड़ेल रही थी। कॉलबेल पर हाथ रखते ही अपना नाम सुना तो हाथ वहीं रुक गए। मिसेस बत्रा को तो लेखिका बनने का भूत सवार है। ठीक कहती हो तुम, वे खुद को ना जाने क्या समझती है। पूरा जाड़ा बीत गया, हम सब महिलाएं मिलकर धूप में बैठती हैं, पर उन्हें गपशप करने की फुर्सत ही नहीं है। सुनंदा का स्वर था। क्या मिसेस बत्रा की कोई कहानी छपी है कहीं? मिसेस नायडू मुंह में पान रखती हुई बोली। हाँ, सुना तो है।
स्थानीय पत्रिका में छपी है कोई कविता, लेकिन कौन पढ़े। मैंने एक दिन मिसेस बत्रा से कहा था कि हमारे लेडीज क्लब की मेंबर बन जाइए, तो पूछने लगी क्या होता है क्लब में। मैंने बताया 200 रुपये महीने सब सदस्यों से लेकर जमा करते हैं, और जिसके घर में महीने में एक बार ताश पार्टी होती है वहीं रुपये खर्च हो जाते हैं चाय नाश्ते में। तो मिसेस बत्रा ने माफ़ी मांग ली थी, ये कहकर कि ताश तो मैं कभी खेलती नहीं, कुछ आता हो तब तो क्लब के सदस्य भी बने। हाँ हाँ हाँ, जोर ढाके गूंज रहे थे। हमारे पति तो सब पोथी पन्ना पत्रा आग में झोंक दें, और नहीं तो क्या। एक एक आवाज जानी पहचानी है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा दुख मिसेस रेड्डी की बातों से हुआ, और कुछ सुनने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। खैर, कुछ भी कहिए। आखिर उन्होंने भाई साहब के लिए बहुत दिन तक गरम गरम रोटियां भेजी, तो वरना वह तो किसी के घर बहुत ज्यादा आती जाती तक नहीं। नीरा की बातों ने मेरे कदमों की चाल बढ़ा दी, और मैं उल्टे पैरों वापस आ गई। घर में आते समय पोस्टमैन को देखा। शायद मेरी कोई रचना या कविता वापस आई है, क्योंकि लिफाफा वही है जो मैंने टिकट लगाकर अपना पता लिखकर रचना के साथ भेजा था, ताकि अस्वीकृत होने पर रचना वापस की जा सके। मम्मी, आपकी रचनाएं संपादक के खेद सहित। सुमी हंसी। फिर भी कोई कविता या कहानी वापस आई है क्या? शेखर ने पूछा। मेरी चुपन बढ़ गई। सोचने लगी, सब मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मेरी कोई कविता, लेख, कहानी किसी पत्रिका में नहीं प्रकाशित हुई है। यहाँ तक कि जब पोस्टमैन जोर से लिफाफा ग्रिल से के अंदर फेंकता है तो वह मेरे दिल पर चोट करता है। मैं क्या करूं? एक दिन सब कहानी कविताओं में आग लगा दूं तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन एक छोटी सी स्थानीय पत्रिका में एक बार मेरी कविता छपने की सूचना मिली थी। उसी दिन से मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया था। लाओ सुमी, देखे तो क्या है। शेखर ने हाथ बढ़ाया तो मेरे तन बदन में आग सी लग गई। सुमी के हाथ से लिफाफा छीन कर मैं अंदर आ गई। सफेद रंग का मेरे हाथ का लिखा पता, लंबा लिफाफा। मैं समझ गई कोई कविता वापस आई है। सुमी की आवाजें मेरे कानों में सुइयां चुभो रही थी। हमें खेद है, हम आपकी रचना का उपयोग आप अपनी पत्रिका में नहीं कर पा रहे हैं। अन्यत्र उपयोग के लिए रचना वापस की जा रही है। वही रटे रटाए से कुछ वाक्य जो कहानी कविता की वापसी की अवस्था के बाद सुनने या पढ़ने को मिलते थे। तकिए के नीचे लिफाफा रखकर आंख बंद करके मैं लेट गई। बूझे मन से लिफाफा खोलकर देखने की इच्छा नहीं हुई। नहीं, अब और हंसी नहीं उड़ाऊंगी अपनी। आज ही सारी कहानियों कविताओं को आग लगाकर खत्म कर डालूंगी। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नाराज हो गई क्या मैडम? एक कप चाय नहीं पिलाओगी? शेखर ने पलंग पर लेटते ही चिकोटी काट ली। मैं चुपचाप उठी और किचन में चाय का पानी गैस पर चढ़ाकर विचार मग्न हो गई। आज के बाद सब खत्म कर दूंगी। कभी कागज पेन को कोई रचना लिखने के लिए हाथ नहीं लगाऊंगी। अरे भाई, कहाँ खो बेगम? ये देखो, तुम्हारी कहानी का 900 रुपये का चेक आया है। शेखर ने पलंग पर उछलते हुए कहा तो जल्दी से आकर मैंने झपट कर लिफाफा छीन लिया। बेकार में मुझे चिढ़ा रहे हैं ये सोचकर। लेकिन ये क्या, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। संपादक के अभिवादन सहित पर मेरी निगाहें स्थिर हो गईं। क्या ये सच है? इतनी बार निगाहों ने संपादक के खेत सहित पढ़ा है, अनगिनत रचनाएं वापस आ जाती हैं। इसी डर से आज मैं लिफाफा खोलकर नहीं देख रही थी। जंगल की आग की तरह ये खबर कॉलोनी में फैल गई। अगले दिन सब पड़ोसी ने मिठाई खाने और मुबारकबाद देने आई। सबकी जुबान पर प्रशंसा थी। सब मेरी तारीफों के पुल बांधते जा रहे थे। अब तो हम शान से कहेंगे कि लेखिका सुनीता बत्रा को हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ जानते ही नहीं, हम कहेंगे कि मिसेस बत्रा हमारी खास मित्रों में से एक हैं। मन ही मन मुस्कुराती हुई मैं मुखौटों को पहचानने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।
अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।